हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ एंड व्हाई टू सॉल्व अ मॉक टेस्ट। हमें मॉक टेस्ट क्यों और कैसे लगाने चाहिए फॉर दी 72nd बीपीएससी। अब जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो हो चुका है पोस्टपोन, है ना। और वो कब होगा? तो वो हो सकता है आपका कभी भी आफ्टर दी मिड सेप्टेम्बर, मतलब मिड सेप्टेम्बर के बाद आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। वो देखते हैं कमीशन आपको डेट कब बताता है, लेकिन अब हमारे पास टाइम जो है वो बचा है अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन 1 महीनों में 5 से 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे से सॉल्व करें। लेकिन वो कैसे करने हैं सॉल्व, ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जानने से पहले कि वाई मॉक टेस्ट, ये जानना ज़रूरी है वाई और वट इज़ नॉट द यूज़ ऑफ अ मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट का क्या यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो हम कभी भी एक मॉक टेस्ट को यूज़ नहीं करते हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। अगर आपको ये करना है तो बहुत बेहतर होगा कि आप जाएँ पीवाईक्यूज़ के साथ। और ज़रूरी नहीं कि वो बीपीएससी के ही पीवाईक्यूज़ हों। अगर आपने बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर लिए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज़। इससे बेहतर होगा आप सॉल्व करें यूपीएससी के पीवाईक्यूज़, इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सीडीएस हैं, सीएपीएफ है, सीएससी है आपका, ईपीएफओ होता है। तो बेहतर होगा कि आप नॉलेज टेस्ट करने के लिए इन एग्ज़ाम्स के पेपर को सॉल्व करें, उन क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कमीशन ने खुद पूछे हैं, जो कमीशन की भाषा है ना, अलग अलग कमीशन की। आप उन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब ये आपका नॉलेज इसलिए नहीं बताता है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने 3 तारीख को 3 मई को एक मॉक दिया और एक मॉक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि आपको मिला 97 मार्क्स आया आपका, ठीक है। अब कट ऑफ क्या रहती है? 90 ± 2 कट ऑफ रहती है। तो आप बहुत खुश हो गए कि ठीक है, मेरा 97 स्कोर आ रहा है और अच्छा खासा स्कोर है ये। फिर क्या हुआ, आपने 5 मई को एक और मॉक लगाया, है ना। और उसमें क्या हुआ, आपको बस 78 ही मार्क्स आया। कट ऑफ कितना था? 90 ± 2, और आपका मार्क्स कितना आया? 78। तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस और यहाँ आपको मिलेगी निराशा। इसलिए ये आपका नॉलेज कभी नहीं बताता है। हो सकता है कि आपको किसी मॉक में बहुत अच्छे स्कोर आए, हो सकता है किसी मॉक में आपको बहुत बुरा स्कोर आए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए, कोई बहुत टफ होते हैं, कोई बहुत ईजी होते हैं। इसीलिए आपको उनके बेस पे अपना नॉलेज टेस्ट नहीं करना है, बल्कि हम मॉक को यूज़ किस लिए करते हैं हम वो जानते हैं। हम एक मॉक को यूज़ करते हैं टू बिकम फेमिलियर विद द एग्ज़ाम पैटर्न, कि भैया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अब मान लीजिए कि एक इंसान है ना, उसको उठा के आपने सीधे एग्ज़ाम में हॉल में फेंक दिया, ठीक है, उसको बैठा दिया। उसको ये नहीं पता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, उसको ये नहीं पता ऑप्शन कितने होंगे, उसको ये नहीं पता कि टाइम कितना मिलेगा। तो वो कैसे करेगा सॉल्व? अगर वो करेगा भी तो वो बहुत गंदा परफॉर्म करने वाला है उस एग्ज़ाम में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले बहुत फेमिलियर हों अपने एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ, कि ठीक है, बीपीएससी आपका 150 क्वेश्चन पूछता है ना। फिर बीपीएससी ने एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको हम नॉट अटेम्प्टेड यानी कि ऑप्शन ई के नाम से जानते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि आपको 2 आवर्स का समय मिलता है। अब अभी बीपीएससी ने रिसेंटली जो एग्ज़ाम लिए उनमें इस ऑप्शन की वजह से बीपीएससी ने 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का टाइम दिया। लेकिन वो बीपीएससी के सीएससी वाले एग्ज़ाम में दे कि ना दे हमको नहीं पता है। इसीलिए हमको प्रैक्टिस करनी है कि हम इसको कैसे डील करेंगे, है ना। ये नया ऑप्शन है, अगर आपने इसको गलत करा या फिर इसको फिल नहीं करा तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब 1 मार्क आपको अगर सही करने मिलता है तो इसको अटेम्प्ट ना करने पे अगर आपने कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करा तो आपको 0.33 का नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस ऑप्शन के साथ अच्छे से फेमिलियर हों, मॉक को सॉल्व करें, ताकि हम समझ पाएँ कि हमको इस ऑप्शन को कब फिल करना है। अब मान लीजिए कोई ऑप्शन था या फिर कोई क्वेश्चन था, आपने उसको बहुत शुरू में ही ऑप्शन ही कर दिया, उसको भर दिया गोला, और फिर आपको लास्ट के 10-15 मिनट में आपको याद आ गया वो, यार इसका आंसर तो ये था। तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, अब तो आप फिल कर चुके हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक। तो पहला पर्पज़ क्या है कि हम फेमिलियर हो सकें एग्ज़ाम के पैटर्न से, कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 आवर का टाइम मिलता है, ऑप्शन ई भी रहता है, हमको पता रहे। फिर उसके बाद टू रीच द नंबर ऑफ सेफ अटेम्प्ट्स, कि आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या है। अभी सेफ अटेम्प्ट्स का मतलब है कि आपको 150 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप मान लीजिए कि 90 क्वेश्चन करके आ गए एग्जाम में, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? कभी कभी नहीं होगा। अगर आप 110 क्वेश्चन करके आए हैं तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? हो सकता है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो। तो आपको एक सेफ अटेम्प्ट खोजना पड़ेगा अपने लिए, कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, ठीक। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, है ना,
ठीक है। इसने क्या करा, इसने बस 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और ये 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया। ठीक, दोनों के सही 100 ही हुए हैं, इसके भी 100 सही हैं, इसके भी 100 सही हैं। राइट, राइट। और इसके रॉन्ग कितने हो गए, 20। इसके रॉन्ग कितने हो गए, 40। कट ऑफ हमको ध्यान में रखना है कि कट ऑफ 90 ±2 रहती है इसके आसपास। अब इसने 100 सही करे हैं और जब इसने 20 गलत करे हैं तो इसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा इसका कितना, 6.66 अराउंड के मार्क्स इसको नेगेटिव मिलेंगे। तो इसका स्कोर जो आएगा वो 93 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 93.33 इसके मार्क्स आ जाएंगे और ये कंफर्टेबली इस एग्ज़ाम के प्री को तो क्वालिफाई कर लेगा। अब इसको देखिए, ये महाशय 140 क्वेश्चन किए, 100 इनके भी सही है, 100 इनके भी सही है, मतलब नॉलेज दोनों को बराबर है, लेकिन इन्होंने क्या करा, 40 गलत कर दिए। तो अब होगा क्या इनके साथ कि इनका 100 जो मिलता था सही करके वो मिलेगा और फिर उसके बाद 40 गलत हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 13.33 मार्क्स में जाएंगे नेगेटिव में और इनका स्कोर 86.66 रह जाएगा और इनका सिलेक्शन अभी रहेगा बॉर्डर पे। ये फंस गए हैं, ये फंस गए हैं बॉर्डर पे कट ऑफ ही। कि क्या पता कट ऑफ इस बार 85 चली जाए, ये सोचते रहेंगे बैठ के कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, प्री होगा कि नहीं। और ये इंसान क्या करेगा, ये मेंस की प्रिपरेशन करेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले एक स्ट्रेटजी डिवाइस करें और अपना सेफ अटैम्प्ट खोजें कि मुझे एग्ज़ाम में इतना अटैम्प्ट करना है कि अगर मैं 135 भी अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी खासी हो रही है, उसमें मेरा 110 क्वेश्चन सही हो रहा है ना। और अगर मैं ज़्यादा अटैम्प्ट ले रहा हूँ उससे तो मैं नेगेटिव ज़्यादा कर रहा हूँ, आपको भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ है टू डिवाइस अ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी फॉर योर सेल्फ। मैंने यहाँ पर लिखा है योर सेल्फ, आपके लिए। ये चीज़ हर इंसान के लिए बहुत डिफरेंट होती है। कई लोग क्या करते हैं कि पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और पूरा 150 तक जाते हैं सॉल्व करते हुए। कई लोग 150 शुरू करते हैं और 1 तक आते हैं उल्टा। तो दोनों के लिए ये चीज़ें बहुत अलग हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने मॉक को सॉल्व करा और समझा कि उनके लिए क्या वर्क कर रहा है। इसी तरह आपको भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और आपको समझना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मेरा स्ट्रेटजी क्या है कि मेरा बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं सारे क्वेश्चन 150 तक करना शुरू करता हूँ, लेकिन बीच में जहाँ साइंस शुरू होता है ना, मैं वहाँ पे हो जाता हूँ बहुत लीनिएंट कि मतलब मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, अगर वो नहीं आया तो मैं उसको कर दूंगा स्किप, कि देखा जाएगा बाद में इसको। ठीक। और मैं क्या करता हूँ, जीएस पे मैं पूरा अच्छे से उसको फोकस करता हूँ, लेकिन जो जब साइंस की बात आती है तो मैं बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ता हूँ बहुत ही ऊपर से, और अगर वो सॉल्व हुआ मेरे से तो मैं उसको करता हूँ, नहीं तो स्किप कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी कम रहने वाली है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है जो भी चीज़ होती है वो, फिर चाहे कोई भी रीज़न हो। जैसे किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, है ना, तो सबके लिए चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो इस तरीके से वो आपको पता करना होगा कि आपके लिए सही स्ट्रेटजी क्या है। फिर उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसके बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो दूर की बात है, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्या? लॉजिकल एलिमिनेशन और सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंट्यूशन, यानी कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है। देखो, होता क्या है कि आपके पास 150 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें से फिर चाहे किसी ने कितना ही पढ़ा हो, चाहे कोई 5 साल से एस्पिरेंट हो, वो बहुत ही श्योरिटी से 100% एक्यूरेसी अगर रहेगी उसकी, तो वो रहेगी हद से हद 70 से 75 और मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, लेकिन कट ऑफ क्या थी? कट ऑफ यहाँ पे लिखा था ना हमने, कट ऑफ है 90 ±2। तो अभी भी इसको 10-12 मार्क्स चाहिए। वो कैसे आएंगे? आपको अटैम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और इसके बाद जो भी अटैम्प्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपने कर दिया 100% श्योरिटी के साथ, लेकिन इसके बाद जो भी अटैम्प्ट होंगे आपके, वो क्या रहेगा? वो रहेगा किसी में आप 50-50 पे हैं, किसी में आपने 4 में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। तो आपको इन क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके आप ये जो आपका कट ऑफ है यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है, हाउ आई सॉल्व मॉक्स। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी, लेकिन जो इसमें चीज़ें लिखी हैं वो बहुत ही सब्जेक्टिव हैं और सबको फॉलो करनी है वो चीज़ें। क्या? कि आपको अवॉइड करना है सिली मिस्टेक्स को। अब ये सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं? ये ऐसी मिस्टेक होती हैं जो आप कर रहे हैं तो आप सीधे 10,000 एस्पिरेंट्स के पीछे चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा था नॉट करेक्ट लिखा हुआ था, आपने जल्दीबाजी में एकदम स्पीड में, है ना, फ्लैश बन के आपने नॉट को पढ़ा ही नहीं और आप करेक्ट पढ़ के निकल गए और आपने सही वाला मार्क कर दिया। अभी आपका तो ये ऑप्शन, आपको लगेगा कि आप सही करके आए हो, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे और आप डूब जाओगे एकदम गिल्ट में कि मैंने क्या कर दिया। ये एक ही रीज़न होगा उसका कि आपने क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ा। इसीलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड मार्क दीज वर्ड्स, कि अगर कहीं नॉट लिखा है
तो आपको उसको मार्क करना है सही नीचे, ठीक है। अगर कहीं करेक्ट लिखा है तो आपको उसको मार्क करना है कि आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक, समझ में आया। फिर उसके बाद कीप काम एंड यूज योर टाइम वाइजली। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप कहाँ ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, आप कहाँ टाइम कम इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये सब आपको पता करना पड़ेगा बाय सॉल्विंग मॉक टेस्ट, ठीक। आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने ही पड़ेंगे, उसके बिना आप ये जान ही नहीं सकते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास ये ऑप्शन भी तो है, इसको भी तो फिल करना है ना आपको। पहले आपके पास 2 आर रहते थे और बस 4 ही ऑप्शन थे आपके पास, तो आपने क्या करा, सॉल्व करते गए और फिल करते गए ओएमआर। लेकिन लास्ट में जब आप पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इतना टाइम बचना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करने वाले हैं आप उनमें ऑप्शन ई को ऐसे गोला भर सकें। अगर ये नहीं करेंगे आप तो क्या होगा, आपका लॉस होगा, आपको मिलेगा 0.33% का 0.33 का नेगेटिव मार्किंग, ठीक। फिर उसके बाद नेवर मिस लो हैंगिंग फ्रूट्स। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर वही बात है कि आप पहले ही बहुत सारे लोगों के पीछे हैं, ठीक। कैसे, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, क्या था वो क्वेश्चन, क्वेश्चन था क्या कि विच इंडियन सिटी वॉज प्लान्ड बाय आर्किटेक्ट एडविन लुटियन। अब ये क्वेश्चन हमको पता रहता है, लुटियंस दिल्ली, दिल्ली जो है उसको प्लान करा है लुटियंस ने। अगर आप ऐसे क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं तो आप पहले ही फिर रेस में बहुत पीछे हैं, ठीक है। इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को आपको छोड़ना ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पहली चीज़ आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, दूसरा सही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। मतलब इसमें अगर आपको पता है, आपको अगर मतलब मान लीजिए कि 2 लाख लोग एग्जाम बैठे ना तो उसमें से 1,50,000 लोग ना इसको सही करने वाले हैं। अगर वो एस्पिरेंट्स हैं ठीक ठाक तो चलिए बहुत बड़ा नंबर हो गया, फिर भी इसमें कम से कम 1 लाख लोग तो उसको सही करने ही वाले हैं, है ना। तो क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर आप बहुत पीछे हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो मैं जब भी मॉक अटैम्प्ट करता हूँ तो मैं हमेशा उसको 3 आइटरेशंस में करता हूँ, ठीक है। 3 आइटरेशंस यानी कि मैं पेपर को 3 बार गो थ्रू करूँगा और 3 बार में पेपर को अटैम्प्ट करूँगा। कैसे, फर्स्ट आइटरेशन में मैं केवल वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जिनको लेकर मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि मतलब ये तो सही ही है, ठीक। जब तक कमीशन उसका आंसर गलत ना दे दे वो तो सही ही होगा। फिर उसके बाद वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। पता है भैया हमको ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये तीनों ही चीज़ें हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अब ये क्वेश्चन मैं करूँगा कब, फर्स्ट आइटरेशन में, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर डी ही है और 100% पता है जब तक कमीशन आंसर गलत नहीं देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सेकेंड आइटरेशन। सेकेंड आइटरेशन में मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा जिनमें मैंने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, मतलब मैं पहुँच चुका हूँ 50-50 पे, और अगर मैं अटैम्प्ट करता हूँ तो 50% चांस है कि मेरा वो क्वेश्चन जो है वो सही होगा, और ये बहुत हाई चांस होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस तरीके क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब करेक्ट पूछा है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन, ये PYQ है ये स्टेटमेंट, तो मुझे पता है कि ये सही है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर, यहाँ पे लिखा है नॉट मेंशन। मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं डाउटफुल हूँ, है ना, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मतलब 1 तो है ही सही, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा ऑप्शन में, तो या तो आंसर आपका ए होगा या फिर आंसर सी होगा, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 नहीं है, डी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 1 नहीं है, तो मैं पहुंच चुका हूँ इसमें 50-50 पे। अब इस क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट लूँगा, मेरे को अटैम्प्ट करना ही है। मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तो फिर मैं रेस से बाहर हूँ, ये क्वेश्चन हमको नहीं छोड़ने हैं। जिनमें भी आप 50-50 पहुँच गए हैं उनको आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद आती है थर्ड आइटरेशन। थर्ड आइटरेशन में मैं उन क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिनमें मैंने 4 में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक। मतलब 4 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको इसको मार्क करना है हमेशा, नॉट करेक्ट। चौधरी चरण सिंह फाउंडेड भारतीय क्रांति दल, मुझे नहीं पता इसके बारे में। जगजीवन राम वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है कि थे या नहीं थे। मोरारजी देसाई
वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1977 टू 1980। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मैं डेट भूल गया हूँ कब थे, है ना। तो इसके बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण वॉज द फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, मुझे ये पता है कि जेपी नारायण ने 1934 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टैब्लिश करी, जिसके वो जनरल सेक्रेटरी थे। अब मुझसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो इन तीनों में से कोई भी गलत हो सकता है ना, लेकिन डी गलत नहीं है। मतलब मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे 33% वाले केस पे, कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लूँगा तो 33% चांस है कि मेरा आंसर सही होगा, क्योंकि इन तीन में से कोई एक आंसर है, डी तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब ये थर्ड आइटरेशन वाले क्वेश्चन आपको कब अटेम्प्ट करने होते हैं, जब जैसे मान लीजिए कि मैं हमेशा टारगेट करता हूँ कि मैं एग्जाम में 135 से 138 अटेम्प्ट तक क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करूँगा। ठीक, अब हुआ क्या कि मैंने जिन क्वेश्चन को लेकर मैं श्योर था मैंने वो भी अटेम्प्ट कर लिए, और जिन क्वेश्चन को लेकर मैं थोड़ा बहुत मतलब मैं 50-50 पहुँच चुका था, मैंने उनको भी अटेम्प्ट कर लिया। तो मैं पहुँचा हूँ 125 वाले मार्क पे पहुँच चुका हूँ मैं, कि मैंने 125 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब भी जो मेरा थ्रेशोल्ड है, जहाँ तक मेरे को पहुँचना है, कि मैंने टारगेट किया है कि मैं 135 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लूँगा, तो मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन जिनको लेकर मैं ज़्यादा श्योर होऊंगा, जैसे मुझे अंदर से फील हो रहा है कि जगजीवन राम भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, तो शायद बी भी सही है इसके अंदर। तो जब मैं थर्ड अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ऑप्शंस को फिर से करूँगा कोशिश एलिमिनेट करने की, फिर मैं पहुँच गया 50-50 में, है ना। तो अब मैं इसमें से अटेम्प्ट ले सकता हूँ, तो ऐसे ही मैं 135 तक पहुँचूंगा। अब एक तीसरी कैटेगरी थी क्वेश्चन की। वो क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा है 135 से 138 क्वेश्चन, मतलब मैं छोड़ने वाला हूँ 15 से 12 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ना, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे पता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है ये। ठीक, मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। पहली चीज़ तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, एकदम प्योर फैक्ट, ना आप कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, ना आप कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो एकदम ये प्योर फैक्ट है। और मैं नहीं जानता हूँ कि कौन अपॉइंट हुए थे अनइलेक्टेड, सॉरी इलेक्ट हुए थे अनअपोज्ड, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं लूँगा, फिर चाहे मेरा कितना भी कम अटेम्प्ट क्यों ना हो रहा हो। अब मान लीजिए कि सब करने के बाद, ये तीनों चीज़ें करने के बाद, ये ट्राइंगल जो है आपका, ये तीनों करने के बाद मैं पहुँचा हूँ 130 के ऊपर मैं पहुँच गया, लेकिन अब जो 20 क्वेश्चन है वो मेरे पास ऐसे हैं कि मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कि उसमें से सही होगा या गलत होगा, मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है, तो मैं इनमें अटेम्प्ट नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि एकदम 25% ही चांस है बस कि सही होगा, है ना। तो यहाँ पे अटेम्प्ट लेना बहुत रिस्की है। मान लीजिए कि मैंने इसमें अटेम्प्ट लिया, और मतलब ये बहुत रिस्क है यहाँ पे अटेम्प्ट करना। जैसे 50-50 वाले में केस में क्या रहता है कि अगर मान लीजिए ऐसे 20 क्वेश्चन थे, ठीक, आपने 20 अटेम्प्ट कर दिए, 20 के 20, 50% चांस है कि 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे गलत। तो आपको 10 क्वेश्चन का 10 मिल गया पॉजिटिव, और 10 गलत करने का आपको नेगेटिव कितना मिलेगा, 3.33 मार्क्स आपका जाएगा नेगेटिव में। तो आपका नेट स्कोर 6.67, आप फिर भी पॉजिटिव में ही हैं, आपको गेन हुआ। सेम सिचुएशन यहाँ भी रहती है, लेकिन यहाँ पे बहुत हाई चांस होता है कि आप नेगेटिव कर देंगे, इसीलिए। और ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है ना, कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों अटैम्प्ट लूँ इस क्वेश्चन पे। ठीक, तो ये थी हमारी मॉक को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आप समझ पाएंगे आपको मॉक कैसे सॉल्व करना होता है, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, और किस तरीके से आप डिवाइस करेंगे अपने लिए एक स्ट्रैटेजी जिससे आप मॉक सॉल्व करेंगे, आप किस तरीके से एग्ज़ाम से फेमिलियर होंगे, आप किस तरीके से अपना सेफ अटैम्प्ट रीच करेंगे, आप ये सब समझ गए होंगे बड़े ही अच्छे तरीके से, किस तरीके से आपको लॉजिकल एलिमिनेशन को यूज़ करना है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना एलिमिनेशन ट्रिक्स, वो असल में कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं, सब लॉजिक है ना। अगर आप एक लॉजिकल इंसान है, एक रैशनल इंसान है, तो एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि आपको पता होगा, मतलब आप सोच पाएंगे ये चीज़ कि मुझे ये पता है कि ये सही है, मतलब मेरे आंसर में ये रहना चाहिए 1 और 1 रहना चाहिए, वो इन दोनों में है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ये ट्रिक थोड़ी है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये है प्योर लॉजिक, जो कि हर रेशनल इंसान को पता होता है। और अगर आप इरेशनल हैं, अगर आप लॉजिकल नहीं हैं, तो फिर तो आप कितने भी ट्रिक्स पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लॉजिक को अपने साथ लेकर बैठते हैं, तभी आप क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ कि आपको मॉक को कैसे सॉल्व करना है, एंड आई होप कि आपको हेल्प करेगा
अपने मॉक के स्कोर को इम्प्रूव करने में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।